आज अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है। भारत का एक और दुश्मन पुलिस के हाथ आया है। पंजाब पुलिस और एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैप्पी पासिया आज अमेरिका में पकड़ा गया। एफबीआई ने अमेरिका में छुपे खालिस्तानी आतंकवादी और आईएसआई के एजेंट हैप्पी पासिया को अरेस्ट कर लिया है। हैप्पी पासिया का असली नाम है हरप्रीत सिंह। यह शख्स आईएसआई के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी वारदातों का अंजाम दे रहा था। पिछले 6 महीनों में पंजाब में जो आतंकवादी घटनाएं हुई उसकी जिम्मेदारी हैप्पी पासिया ने ली थी। पंजाब पुलिस को इस दहशतगर्द की कई महीनों से तलाश थी। आज एफबीआई ने यह जानकारी दी कि कैलिफोर्निया में हैप्पी पासिया को पकड़ लिया गया है। यह सुरक्षा एजेंसीज के लिए बड़ी कामयाबी है। अब भारत सरकार हैप्पी पासिया को जल्दी से जल्दी भारत लाने की कोशिश करेगी और यह काम बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हैप्पी पासिया अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर घुसा था, छुप कर रह रहा था। एफबीआई ने बताया कि भारत से भागे हुए खालिस्तानी आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर से गिरफ्तार किया गया। एफबीआई ने गिरफ्त में आए हैप्पी पासिया की एक तस्वीर भी जारी की है, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। एफबीआई के मुताबिक हैप्पी पासिया को एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशन एजेंसी यानी ईआरओ की मदद से गिरफ्तार किया गया। असल में ईआरओ अमेरिका की वो एजेंसी है जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर घुसे लोगों की धरपकड़ करती है और उन्हें उनके मुल्क में डिपोर्ट करती है। ट्रंप के शासन में ईआरओ सुपर एक्टिव है। अमेरिका के शहरों में इलीगल इमिग्रेंट्स की पहचान के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन के तहत हैप्पी पासिया पकड़ में आया। एफबीआई ने आज जो बयान जारी किया है उसमें बताया गया कि हैप्पी पासिया प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का एक्टिव मेंबर है और वो आईएसआई के इशारे पर पंजाब में आतंकवादी हमले करवा रहा था। पाकिस्तान में छुपा खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा हैप्पी पासिया का हैंडलर है। पंजाब पुलिस को कई महीनों से हैप्पी पासिया की तलाश थी। उसने पंजाब में पिछले 6 महीनों के दौरान हुए 16 आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली थी। पंजाब में हैप्पी पासिया के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज हैं और कम से कम 10 मामलों में लुकआउट नोटिस जारी हुए हैं। आज अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई। चीन के साथ टैरिफ वॉर शुरू करने के 15 दिन बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन की तरफ समझौते का हाथ बढ़ाया है। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाने का उनका मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी देश अमेरिका को लूट न सके। उन्होंने इस लूट को रोक दिया है। अब चीन ने भी अमेरिका से बात करने की इच्छा जताई है और वो भी चाहते हैं कि चीन के साथ डील हो जाए। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही कोई सम्मानजनक रास्ता निकलेगा और दोनों देशों के बीच ट्रेड डील हो जाएगी। अब बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कॉल पर जुमे की नमाज के बाद तमाम शहरों में मस्जिदों के बाहर प्रोटेस्ट हुए। हालांकि कहीं से किसी तरह की कोई बुरी खबर नहीं आई, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, आगजनी या लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत के बाद भी वक्फ एक्ट के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। देश भर में प्रोटेस्ट होते रहेंगे। आज सबसे बड़ा प्रदर्शन हैदराबाद और मैंगलोर में हुआ। मैंगलोर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। हैदराबाद की मक्का मस्जिद के बाहर भी हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। भोपाल, मुंबई, लखनऊ और पटना में भी विरोध प्रदर्शन हुए। आज पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो कानूनी जंग होगी, लेकिन सरकार तानाशाही पर उतारू है, इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सड़क पर आना जरूरी है। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पर बैठे मौलानाओं के ऊपर भी वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने के इल्जाम है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी पर इल्जाम यह है कि उन्होंने जयपुर में वक्फ की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले बीजेपी के नेता किरोड़ीलाल मीणा ने मौलाना फजलुर रहीम पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जयपुर के पास वक्फ की करीब 1400 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है।
आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी वक्फ की जमीनों की लूट का जिक्र किया तो मौलाना फजलुर रहीम का नाम लिया। राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, फजलुर रहीम मुसलमानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने वक्फ की कई एकड़ जमीन पर कब्जा करके उसे बेच दिया। ऐसे लुटेरों से वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने की जरूरत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोगों ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने बताया था कि मुंबई में उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी उससे अचानक वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। दाऊदी बोहरा समाज की इस शिकायत का सच जानने के लिए मैंने हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य को भिंडी बाजार में उस जगह भेजा जहां दाऊदी बोहरा समाज की प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का आरोप है। दिनेश मौर्य ने बताया, जिस बिल्डिंग पर कब्जे की बात हो रही है वो एक पुरानी रिहायशी बिल्डिंग है। इस जगह को रीडेवलप करके गरीब लोगों के लिए घर बनाने के मकसद से दाऊदी बोहरा समाज के सैफुद्दीन बुरहानी ने अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने 2015 में सरकारी बिडिंग के तहत इसे खरीदा। ये 2 मंजिला बिल्डिंग बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इसमें रहने के लिए कुछ कमरे बने हैं, कुछ दुकानें हैं। चूंकि बिल्डिंग कमजोर थी इसलिए लोगों ने इसे खाली कर दिया, लेकिन इसके ग्राउंड फ्लोर के एक हिस्से को चुपचाप मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना की हिंसा में प्रभावित सैकड़ों परिवार आज भी दर बदर भटक रहे हैं। 300 से ज्यादा परिवार रिलीफ कैंप में हैं। जो लोग इन इलाकों में बचे हैं वो भी डरे हुए हैं। आज बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मालदा में हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी ने गवर्नर से हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा न करने की अपील की थी, लेकिन सीवी आनंद बोस आज मालदा के रिलीफ कैंप में रह रहे मुर्शिदाबाद के उन लोगों से मिले जिन्हें हिंसा के कारण घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। दंगा पीड़ितों से मुलाकात के बाद गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो दुखद है। हिंसा प्रभावित लोगों को काफ़ी ख़राब हालात का सामना करना पड़ा। उन्होंने सबकी बातें सुनी हैं, उसी के मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। आज बंगाल के पड़ोस में बिहार से भी हैरान करने वाली तस्वीर आई। अब तक जिस तरह से ड्रग्स की तस्करी होती थी, अब उसी तरह से बिहार में शराब की स्मगलिंग हो रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने पश्चिम बंगाल से बिहार में शराब तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। ये महिला बुरके में शराब छुपाकर स्मगलिंग कर रही थी। कटिहार में पकड़ी गई इस महिला ने बुरके के नीचे पूरी बॉडी के चारों तरफ शराब की छोटी छोटी पैकेट्स बांधे हुए थे। असल में एक्साइज डिपार्टमेंट को कुछ लोगों ने जानकारी दी थी, एक महिला पश्चिम बंगाल के कुमेदपुर से बुरके में छिपाकर शराब ला रही है। इसके बाद आबकारी विभाग की टीम ने कटिहार के मनिया स्टेशन के पास ट्रैप लगाया। खास तौर पे महिला कांस्टेबल्स की तैनाती की गई ताकि महिला तस्कर की चेकिंग में किसी तरह की दिक्कत ना हो। जैसे ये महिला ट्रेन से उतरी उसे रोका गया। महिला कांस्टेबल्स ने जब बुर्का उतरवाकर उसकी चेकिंग की तो उसके भीतर पूरी बॉडी पर ब्लैक कलर के टेप से शराब के टेट्रापैक्स फिक्स किए गए थे जो एक एक करके गिरने लगे। आज राजस्थान के कोटा से भी एक हैरान करने वाली खबर आई। कोटा मेडिकल कॉलेज में नाम के कंफ्यूजन में एक ऐसे शख्स को ऑपरेशन की टेबल पर पहुंचा दिया गया जो अपने बेटे का ऑपरेशन कराने आया था। डॉक्टर्स ने जगदीश नाम के इस शख्स के हाथ में डायलिसिस के लिए फैसला बनाने के लिए कट लगा दिया, लेकिन बात आगे बढ़ती इससे पहले गलती समझ में आ गई और कट पर टांके लगाकर इस शख्स को ऑपरेशन थिएटर से बाहर भेज दिया गया। तो आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। पूरी तरह स्वदेशी एआई सर्वर बनकर तैयार हो गया है। आज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस सर्वर को शोकेस किया। 8 जीपीयू एआई सर्वर देश का पहला एआई सर्वर है जिसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। यह सर्वर VVDN टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी ने बनाया है।
आज इस सर्वर को डिजाइन करने वाली टीम के इंजीनियर ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। ये इंजीनियर केरल से आते हैं। आज भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दुनिया ने एक बार फिर प्रणाम किया। यूनेस्को ने श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर दुनिया के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेड हेरिटेज, पुराने ग्रंथों और साहित्य को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद ये तय करना है कि ये विरासत हमेशा दुनिया भर के लोगों के लिए अवेलेबल रहे।